स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पता है कहां पर हम लोग हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग को लास्ट क्लास में टॉपिक छोड़े थे वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। स्पेसिफिक रोटेशन। हाँ हाफ पेज में हो जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन ये थीटा बाई सी इंटू एल, थीटा बाई सी इंटू एल होता है, जहां पर सी होता है कॉन्सेंट्रेशन, एल होता है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। It is the angle of rotation of PPL when it is passed through, when it is passed through a sample of C 1 gram per ml concentration kept in a sample tube of length 1 decimeter, sample tube of length 1 decimeter, sample tube of length 1 decimeter। मतलब 1 डेसीमीटर लेंथ के सैंपल ट्यूब में रखा गया 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन से जब पीपीएल पास करते हैं तो जितना एंगल वो रोटेट होगा पीपीएल बाहर निकलने पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थीटा पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। यहां पर एक दो बात ध्यान रखिएगा कि अल्फा depends only on
temperature and wavelength of light used apart from nature of the compound. And second, it is independent of C and L. It is independent of C and L. It is independent of C and L. ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। C और L से देखिए कैसे इंडिपेंडेंट है, इसको समझ लीजिए। देखिए, मान लो ये सैंपल ट्यूब, ठीक है, इससे लाइट बाहर निकलता है और मान लो 18 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब यहीं पर इसी के बगल में एक केस ऐसा बनाते हैं जिसमें एकदम इसी तरह का सैंपल ट्यूब, सेम कंपाउंड का दो सैंपल ट्यूब लेते हैं और दोनों में 1 ग्राम पर ml 1 ग्राम पर ml, ये लेंथ है और ये 12 है। यहाँ 1 ग्राम पर ml है और यहाँ भी 1 ग्राम पर ml है और यहाँ भी 1 ग्राम पर ml। तो लाइट क्या है, यहां से 18 डिग्री घूमेगा और यहां से भी 18 डिग्री घूमेगा, टोटल 36 डिग्री घूमेगा। जब अल्फा निकालने जाओगे यहाँ पर अल्फा, तो थीटा 18/c इंटू एल आएगा, और इस केस में जब अल्फा निकालने जाओगे तो थीटा 36/c इंटू एल, एल प्लस एल 2l। तो यहां देख सकते हैं कि जब लेंथ को आप ट्वाइस किए हैं तो एंगल भी ट्वाइस हो गया और रेशियो आपको चेंज नहीं किया, इसलिए अल्फा लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब पर डिपेंड नहीं करता है। अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। रेडियन किसी में भी लो, इस सबसे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नोट करिए। देखिए, आपने लेंथ को जब ट्वाइस किया तो पहले से 18 डिग्री घूमेगा और 18 डिग्री यहां भी घूमेगा, तो टोटल 36 डिग्री घूम करके बाहर निकलेगा, है ना। तो थीटा भी डबल हो गया और लेंथ भी डबल हो गया, तो रेशियो तो वही रहा, यानी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। ठीक है, इसी तरह से अल्फा आपको कॉन्सेंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट होता है। अल्फा आपको कॉन्सेंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे, अल्फा आपको कॉन्सेंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, मान लो इसमें 1 ग्राम पर ml रखे हुए तो 18 डिग्री से घूला। अगर 2 ग्राम पर ml कर देंगे तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ जाएगा, लाइट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन भी दुगना हो जाएगा, एंगुलर रोटेशन जो 18 डिग्री है वो 36 डिग्री हो जाएगा।
तो यानी कि सी को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो थीटा भी ट्वाइस हो जाता है, लेकिन अल्फा आपको चेंज नहीं करता है। तो सिंपली केवल हम ध्यान दे देंगे कि एल को ट्वाइस करोगे तो थीटा भी ट्वाइस हो जाता है ताकि अल्फा वही रह जाए। सी को ट्वाइस करोगे तो थीटा भी ट्वाइस हो जाएगा ताकि अल्फा वही रहे। अल्फा केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है, नेचर ऑफ कंपाउंड पर तो डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए यही दो चीज इतना लिखना था, नोट कर लिए। अब हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के रियल एग्जांपल्स लेते हैं। अब आ जाइए वापस जहां पर हम लोग थे, अल्फाबेट्स जहां पर आपने लिखा था वहां पर आप आ जाइए। ठीक है, जैसे आप देखिए इस कंपाउंड Cl H एंड H, या इस तरह तो इसमें आपको ऐसे जब कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको बोर्ड के प्लेन में कट करें, ध्यान दीजिएगा ये सारे एटम्स बोर्ड के प्लेन में लाई करें, अगर इसको हम बोर्ड के प्लेन में कट करें तो सारे एटम आपको कट जाएंगे, जो कट जाएंगे उसको भूल जाइए, सारे एटम बोर्ड के प्लेन में सारे कट जाएंगे। इस प्लेन के इस साइड भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, और इस प्लेन के अंदर भी कुछ नहीं है, और इसीलिए कहेंगे कि ये प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ये, दूसरा ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो इसमें एक दिखा दीजिए ताकि गंदा ना हो, ठीक है। ये आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसके बाद आप आइए Cl H एंड H, ठीक है। इस केस को देखिए, इस केस में भी बोर्ड के प्लेन में अगर ऐसे कट करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी। कहां मौजूद है? प्लेन ऑफ बोर्ड, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और देखिए इसमें भी आप देखिए, अगर इसको हम ऐसे कट करें तो इसमें भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। Cl ऊपर है, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ नीचे है, यहाँ भी नीचे, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मौजूद है। देखिए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पर है? देखिए बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में जब हम कट करेंगे तो ये सारी एटम्स आपको कट गए हो गए,
क्योंकि उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जो एटम्स कट कर जाते हैं उसको हम नहीं सोचते हैं, ठीक है। उसके बाहर देखिए कुछ नहीं है और अंदर भी कुछ नहीं है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है कि अंदर भी कुछ नहीं है और उसी तरह से बाहर भी कुछ नहीं, दोनों एक जैसा, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। नीलू, नीलू इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं, ठीक है। इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं, करके देखें। अगर इसको हम जिस प्लेन में ये स्क्वायर है उस प्लेन में कट करते हैं, जिस प्लेन में स्क्वायर है उसी प्लेन में अगर ऐसे कट करते हैं तो ऊपर में क्लोरीन है और नीचे में हाइड्रोजन है, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर हम ऐसे कट करते हैं तो इस साइड क्लोरीन नहीं है लेकिन इस साइड क्लोरीन है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, तो इस साइड क्लोरीन ऊपर है लेकिन इस साइड क्लोरीन ऊपर नहीं है, यानी यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और देखिए देखिए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसमें है आपको, ये देखिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसको देखिए देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं।
देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको जब हम बीच से ऐसे कट करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। तो जो कट गया उसको टेंशन मत लीजिए, उसके बाद जो बचा उसको टेंशन लीजिए। बाहर भी CH2 CH2 और ये, और अंदर भी CH2 CH2 और ये, और इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। मैं जो कहा हूं उस बात को आप बस ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बाहर भी CH2 CH2 है और अंदर भी CH2 CH2 है, इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इमेजिन करिए खुद से। इसमें देखिए इसमें देखिए जब हम इसको यहां और यहां से होते हुए कट करेंगे तो क्लोरीन और हाइड्रोजन कट हो गया, ये कार्बन भी, तो जो कट हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन कट हो गया, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। उसके बाद क्या बचा उसको खाली देखिए, CH2 CH2 बाहर की ओर और उसी तरह से CH2 CH2 अंदर की तरफ। प्रियांशु प्रियांशु इसमें इसमें आपको सिमेट्रिकल है, अगर ऐसे कट करें तो क्लोरीन ऊपर की ओर तो यहाँ भी, हाइड्रोजन नीचे की ओर तो यहाँ भी, और ये तो कट हो गया। ऐसा और भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना। ठीक है, और देखिए इसमें देखिए
इसमें देखिए, अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं तो यहाँ क्लोरीन ऊपर जाकर है, तो यहाँ भी क्लोरीन ऊपर जाकर है, यहाँ हाइड्रोजन नीचे जाकर है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन नीचे जाकर है, और ये दोनों तो कट गया, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ऋषभ, 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 चलिए उन तीनों में बताइए। अब सीखते हैं लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखिए, इसको अगर हम ऐसे कट करते हैं तो क्लोरीन नीचे की ओर है, यहाँ भी क्लोरीन नीचे की ओर है, क्लोरीन ऊपर की ओर है, यहाँ भी क्लोरीन ऊपर की ओर है, और ये कट गया, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसमें देखिए, इसको अगर ऐसे कट करते हैं, इसको अगर ऐसे कट करते हैं तो यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है, ये तो कट ही गया। लेकिन यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन, इसलिए ये वाला प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन इसके परपेंडिकुलर ऐसे काट दीजिए उसे, तो यहां से कटेगा, तो यहाँ CH2 है, CH2 है, CH है, CH है, CH2 है, CH2 है, कट गया। और ये खुद बीच से यहीं से कट रहा है, तो ये पूरा ग्रुप कट जाएगा, हाइड्रोजन कट जाएगा, इसलिए इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। हाँ, एक बार और देखते हैं इसको। अगर इसको हम ऐसे काटते हैं तो CH2 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 CH2, और ये तो कट गया, लाल वाला तो लिंक कट गया पूरा। लेकिन इसके इस साइड मिथाइल है और इस साइड हाइड्रोजन, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये वाला प्लेन जो A B D से गुजर रहा है, ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन। अब एक और प्लेन इमेजिंग करें, इसका मिडिल पॉइंट E और इसका मिडिल पॉइंट A, और एक प्लेन इमेजिन करिए F B एंड E से पास करता हूं, ऐसे यहां से लेते हुए ऐसे कट करेंगे, इधर CH2 इधर भी CH2,
इधर CH, यहाँ भी CH, ऊपर जा रहा है, यहाँ भी ऊपर जा रहा है, CH2, यहाँ भी CH2, ठीक है। और ये तो मिथाइल और हाइड्रोजन तो उसी प्लेन से कट किए हैं, तो ये भी जहां जिस प्लेन में कट करते हैं उसको नहीं कंसिडर करते हैं, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। कौन सा प्लेन? FBE। कौन सा प्लेन है? FBE। क्या अभी भी दिक्कत है? अरे दिखाना नहीं होता है कुमुद, खाली सोचना होता है और फिर वहां टिक करना रहेगा कि सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बस इतना है। दिखाना कभी नहीं रहेगा, सोचकर जवाब देना रहता है। अब आ जाइए इसमें, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं। देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद क्यों नहीं? देखिए देखिए लास्ट वाला केस में अलीन केस है और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन होता है, जो मैं ऑलरेडी बना दिया। देखिए लाल वाला मान लीजिए क्लोरीन है और काला वाला मान लीजिए हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ केस, ऐसे यहाँ केस। देखिए तो आप पहले इसको वर्टिकल प्लेन में काट कर देखिए तो, ऐसे रखे हुए ऐसे है, देखिए ऐसे है। वर्टिकल प्लेन में काट कर देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला? नहीं मिलेगा। इधर देखिए लाल है और यहाँ देखिए काला है, नहीं होगा। और जब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटिएगा तो यहाँ देखिए नीचे लाल है और ऊपर देखिए काला है, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मौजूद नहीं है। नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। जितना आते रहता है उतना ही मैं पढ़ाता हूं, इन सब से ज्यादा बियॉन्ड नहीं आएगा आपको एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो कमोबेश प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने देखना सीखा। अब आपको सीखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इज प्रेजेंट इफ molecule is symmetrical, molecule is symmetrical about its origin, molecule is symmetrical about its
origin. Molecule is symmetrical about its origin. If molecule is symmetrical about its origin. अब ये origin के about symmetrical कैसे देखना होता है, ये देखिए एग्जाम्पल. सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन कैसे देखना होता है, इसका एक मैं सटीक एग्जांपल दे रहा हूं. देखो, सिमेट्रिकल अबाउट इट्स ओरिजिन, ओरिजिन को थोड़ा सुधार कर लीजिए, इट्स सेंटर लिख लीजिए. मॉलिक्यूलर सेंटर. बढ़े, देखिए इसको गौर से. इस मॉलिक्यूल का सेंटर यहां है. सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां होता है ये मैं समझा रहा हूं. देखिएगा गौर से, मॉलिक्यूल का सेंटर ये है. इससे जितना ऊपर जाने पर क्लोरीन मिला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही नीचे जाने पर क्लोरीन मिला. जितना नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ऊपर जाने पर हाइड्रोजन मिला. जितना नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिला, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाने पर हाइड्रोजन मिला. जितना ऊपर जाने पर मिथाइल मिला, उतना ही नीचे जाने पर मिथाइल. मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का वो सेंटर, ठीक है, जिससे किसी एक डायरेक्शन में जाने पर जो एटम मिले, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी वही एटम मिले. और ऐसा सभी एटम्स के लिए ट्रू. और ऐसा सभी एटम्स के लिए ट्रू हो, तब मॉलिक्यूल कहा जाता है कि मॉलिक्यूल के पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है. मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद है बेटा? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मौजूद है. कब 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 ऐसा कहा जाएगा? जब सभी एटम्स के लिए ये ट्रू होगा.
अगर मान लो ऐसा होता कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए ऐसा होता लेकिन मिथाइल के लिए ऐसा नहीं होता, तो कहते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें सभी एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए नीचे गए तो ऊपर जाने पर हाइड्रोजन मिला, ऊपर जाने पर मिथाइल मिला तो नीचे जाने पर मिथाइल मिला, ऊपर जाने पर क्लोरीन मिला तो नीचे जाने पर क्लोरीन, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिला तो ऊपर जाने, सभी एटम्स के लिए ट्रू है। इवन कार्बन देखिए यहां मिला, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। हर एक एटम के लिए जब ये ट्रू हो, मैथमेटिक्स वालों को इसको सेंटर अबाउट ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका डिफिनीशन वगैरह और नहीं लिखा जाएगा, इसका डिफिनीशन एक पन्ना में आएगा। ये पहला एग्जाम्पल नोट करिए। अब इसके एग्जाम्पल जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है उसको देखिए आप। जैसे Cl H एंड H, इस मॉलिक्यूल का सेंटर देखने में ये लग रहा है। इधर गए तो क्लोरीन मिला, यहां भी गए तो क्लोरीन मिला, यहां गए तो हाइड्रोजन मिला, और उतना ही अपोजिट गए तो फिर से हाइड्रोजन मिला। यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसमें देखिए, नीचे गए तो क्लोरीन मिला, ऊपर गए तो क्लोरीन मिल गया, ऊपर क्लोरीन मिला, यहाँ नीचे गए तो क्लोरीन मिला, नीचे जाने पर क्लोरीन मिला, यहाँ ऊपर जाने पर मिला। यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। नोट करिए एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स नोट करिए, 1 2 3 काफी है। यस, मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रियांशु, तो ऊपर वाला तीनों नोट कर लिए, ऊपर वाला तीनों नोट कर लिए। अब बताओ, इन चारों को खुद बनाकर बताओ तो किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है। इन चारों को फिर से आप बनाओ और बताओ किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है। और एक मॉलिक्यूल मैं और बना देता हूं, एक ही ये मॉलिक्यूल, इन पांचों को देख के बताओ, ए बी सी डी ई,
चेक कर लिए, देखा जाए छवि बेटा ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां दिखा आपको? छवि बेटा ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां दिखा आपको? यहां जाने पर क्लोरीन मिला, क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर क्लोरीन मिला? छवि इसीलिए पहले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें देखा जाए ऊपर जाने पर है क्लोरीन और यहां है हाइड्रोजन, नहीं है। ऊपर जाने पर क्लोरीन है, नीचे जाने पर क्लोरीन, नीचे जाने पर हाइड्रोजन, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसमें नहीं है क्योंकि ये आमने सामने ही नहीं, और इसमें भी नहीं है क्योंकि ये आमने सामने नहीं है। मॉलिक्यूल का सेंटर से आमने सामने रहेगा तब ना होगा। यस, इसीलिए मैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन लिखा था एक बार, याद है? फिर मैं मिटाकर मॉलिक्यूलर सेंटर कर दिया। यार मैं तो मैथ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ही देखना है एग्जैक्टली। लिखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑड रिंग क्या होता है पीयूष? मैथमेटिक्स मत लगाओ उतना ऑर्गेनिक में। लिखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नहीं होगा, इवन वाले में ही होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन वाले में ही होगा, ऑड वाले में नहीं होगा। पीयूष आप बहुत अच्छा बताए। 3 कार्बन का रिंग हो, 5 कार्बन का रिंग हो, 7 कार्बन का रिंग हो तो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले इसको समझ लेते हैं तब लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये वही डब्बा है, ये मान लीजिए क्यूबिकल है, और यहाँ ऐसे जो फोटोज वगैरह दिख रहे हैं ये सब मान लीजिए कुछ नहीं, इट इज कंप्लीटली व्हाइट, और यू कैन कंसिडर इट ऑफ एनी कलर।
अब आप एक काम करें, एक इमेजिनरी मैंने एक एक्सिस इमेजिन करना है जो इस मॉलिक्यूल के अंदर से पास करना चाहिए। एक एक्सिस इमेजिन करना है जो इस मॉलिक्यूल के अंदर से पार करना चाहिए। ये देखिए, एक उंगली मैं ऊपर से ला रहा हूं और एक उंगली मैं नीचे से लगा दिया। अब ये मेरा एक्सिस है, मैं मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अलावा घुमाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 360 डिग्री से घुमाइए। फोटो वगैरह मत देखिएगा, बाकी चीज खाली देखिएगा। आ गया? इसका फिजिकल अपीयरेंस देखिए, रंग मत देखिए, लिखा हुआ मत देखिए, फिजिकल अपीयरेंस देखिए। अभी सामने फेस है, कॉर्नर आ गया, 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 360 हो गया। कितनी बार आपको वही चीज दिखाई दिया? कितनी बार 360 डिग्री घुमाने पर वही चीज दिखाई दी आपको? चार बार वही आपको दिखाई दी। कितनी बार वही दिखाई दिया? 4 बार वही चीज दिखाई दी। समझे? एक से ज्यादा बार दिखाई देना चाहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। एक से ज्यादा बार अगर वही फिजिकल अपीयरेंस हो तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये इस मॉलिक्यूल के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। अगर इस तरह का जो सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े थे, अगर इसको हम एक ऐसा एक्सिस इमेजिन करें जो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी से होता हुआ पास करें, तब इसके अलावा ये 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, 360 डिग्री से घुमा दिया जाए। बताओ कितनी बार इसका फिजिकल अपीयरेंस सेम रहेगा? कितनी बार फिजिकल अपीयरेंस आपको सेम रहेगा? 6 बार। सबको क्लियर? सबको क्लियर? तो कहा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस ऑब्जेक्ट में क्या मौजूद है बेटा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और उसको ऐसे लिखा जाता है Cn। तो यहां पर C6 हो जाए, मतलब the object has an axis of symmetry passing through A and B and its degree is 6, C6। लिखने का रिवाज है, 6 बार वही चीज दिखाई दे तो 6 दे दीजिए, 4 बार वही चीज दिखाई दे तो C4, 3 बार वही चीज दिखाई दे C3, 10 बार वही चीज दिखाई दे C10।
इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। क्या कुछ आपको दिमाग में आया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कुछ दिमाग में आया एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको प्लीज, अगर मैं इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको इस पॉइंट ए डैश नाम है और ये पॉइंट का बी डैश नाम है, यहां से एक एक्सिस पास करवा दूं और इसके चारों तरफ इसको ऐसे घुमा दूं, समझ गए? ऐसे बताइए क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? सोच कर बताओ मुझे, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ए डैश बी डैश? क्या ए डैश बी डैश एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? शिवाम, तुमको यस टाइप करने नहीं आता है? देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं। हेक्सागन तो नहीं है, ये मार्कर पेन का डब्बा है मेरे पास। ये देखिए मैं इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और मैं इसको 360 से रोटेट कर रहा हूं, 90 से रोटेट कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया, 270 से रोटेट कर दिया एंड 360 से रोटेट कर दिया। अब इस पर लिखा हुआ चीज इन सब पर आप मत जाइए, फिजिकल अपीयरेंस खाली देखिए। क्या रिपीट किया आपको फिजिकल अपीयरेंस? क्या फिजिकल अपीयरेंस रिपीट किया आपको? किया। कितनी बार रिपीट किया? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। यानी कि जो मेरा उंगलियां थे एक बार कहा हुआ रहे, हाँ रिपीट एक बार किया, टोटल 2 बार दिखाई दी, ठीक है। एक से ज्यादा बार वही दिखाई देना चाहिए। रिपीट 2 बार किया, दिखाई, जुनैद यहां पर भी मैथमेटिक्स लगा दिया, रिपीट एक ही बार किया है, सही बात है, लेकिन दिखाई 2 बार। एक से ज्यादा बार वही चीज दिखाई दे अपीयरेंस, तो कहते हैं कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। किसी एक गिवन ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जैसे इस केस में है। तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये आपको C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई दिक्कत? पहले डायग्राम बनाइए, तब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और कुछ कंपाउंड भी बनाएंगे। ये तो ऑब्जेक्ट था। हो गया? चलिए अब मैं मिटाता हूं और हम लोग अब डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, और रियल एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए यही सब चीज सॉलिड स्टेट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसमें कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बाकी रह गए,
जब चाहेंगे ना तो लौट करके उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। An imaginary axis passing through the molecule an imaginary axis passing through the molecule about which if the molecule is rotated and its physical appearance repeat n times then n times before reaching 360 degree, then the molecule is said to have an axis of symmetry. Then the molecule is said to have an axis of symmetry. अब इसके रियल एग्जांपल्स देखें।
पांचों में चेक करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, पांचों में चेक। लैंग्वेज तो आप लिख चुके होंगे, लैंग्वेज आप लिख चुके हैं ना? ऐसा लगेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी तो है कि रटना नहीं है, ये फायदा है। आप चेक कर लिए? ओ वाई आई एन, यही यही लिखे। और लोग बताओ।
चलिए चेक किया जाए। चेक किया जाए। देखिए इसमें अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे घुमाता हूं तो 180 जाते जाते ये यहां पर आ जाएगा और ये चलकर यहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। पहला में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कहां, तो यहां से अंदर जाते हुए, वहां से अंदर जाते हुए। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? अब इसमें देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां है। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी की तरह नहीं होगा, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका ये है, इसके अलावा इसको घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे दोनों क्लोरीन है, ऐसे घुमाइए, ठीक है, इस तरह से घुमाइए तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें तो आपको दिख ही गया होगा, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पांचवें में, पांचवें में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पांचवें में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पांचवें में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कहां है ये देखिए, ये पॉइंट ले लीजिए और ये पॉइंट ले लीजिए, और घुमा दीजिए। खुशबू, अभी जो ये दोनों क्लोरीन ऊपर है, 180 के बाद ये दोनों नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो 180 के बाद ऊपर चला आएगा। खुशबू, खुशबू, यानी इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब आ गई इसमें, पांचवें में पांचवें में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? इसमें भी है, ये देखिए, इसी के अलाउंग इसको घुमा दीजिए, ठीक है, जब घूमते रहेगा तो 3 बार वही चीज आपको दिखाई देगा, 3 बार आपको वही चीज दिखाई देगा।
यस, छवि एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में ले सकते, जहां मन है वहां ले सकते, ये आपके इमेजिनेशन पर है। ठीक है, पढ़े। एक और होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री केवल नाम ही जाना है कि ऐसा कुछ होता है, उसके अलावा उसके बारे में कोई भी चीज जानना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए टॉपिक डिसिमेट्री। अब और पढ़ते हैं आगे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए टेक्निकल टर्म होते हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स करीब 10-15 के लगभग टर्म्स आएगा, 10 तो आएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिसिमेट्री। नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि किसी में पीओएस है तो सीओएस और एओएस, कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ऐसा इनमें किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, लिखिए डिसिमेट्री सबसे पहला टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डबल एम दे देना आप लोग, डिसिमेट्री। कई लोग इसको डाइसिमेट्री पढ़ते हैं, आप मत पढ़िएगा। डाइसिमेट्री का मतलब हो गया दो तरह का सिमेट्री उसमें मौजूद होना चाहिए, जबकि ये इसका उल्टा होता है। ये नेगेटिव सेंस में होता है। तो डिसिमेट्री क्या होता है? मॉलिक्यूल which do not have both are called डिसिमेट्रिकल। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान से सीखिएगा, अब कॉन्सेप्ट चालू हो गया इसका। ऑर्गेनिक का माने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मेन चीज अब आ गया। वैसे मॉलिक्यूल जो डिसिमेट्रिक हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होते हैं। मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट हैव बोथ पीओएस एंड सीओएस इज कॉल्ड डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। किसी को कंफ्यूजन? यस, क्वेश्चन उठता है कि हम डिसिमेट्रिकल उसको क्यों चेक कर रहे हैं? कोई मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है कि नहीं है, हमको क्या करना है इससे, ये जरूरी है। याद है आपको, कल वाले क्लास में मैंने आपको कहा था, कल वाले क्लास में मैंने आपको कहा था कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, that can be tested in polarimeter. But if a student is asked in exam to check whether a given molecule is optically active or inactive, then there should be
some pen and paper method which can be deployed to check whether a given molecule is optically active or not. This is the pen and paper method. इन्हीं सब चीज से हम चेक कर लेते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं. We need not go to the chemistry lab to check the optical behavior of any compound. Yes, we cannot ascertain the exact specific rotation or angle rotation by a given molecule, लेकिन हम ये जरूर बता देंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं. ये श्योरली कहा जा सकता है. तो यही वो मेथड है जो अब आगे आप सीखिएगा, पेन एंड पेपर मेथड, जिससे आप बता सकते हैं, कोई भी बताता है दुनिया का सीखने के बाद कि कोई गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है आपका. ठीक है, तो यहां पर आपको यही चीज चेक करना रहेगा. तो कोई भी मॉलिक्यूल डिसिमेट्री कब होता है? जब उसमें प्लेन एंड सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट. और डिसिमेट्री होने से हमें क्या फायदा हुआ? डिसिमेट्री होने से हमें क्या फायदा हुआ? तो डिसिमेट्री होने से हमें फायदा ये हुआ, एक स्टेटमेंट आता है रियल एग्जाम में, डिसिमेट्री इज द minimum and sufficient condition for any compound to be optically active. देखिए कितना बढ़िया है ये जितना स्टेटमेंट लिखाएगा सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है और सारे ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं. ट्रू एंड फॉल्स इस तरह का, आज का तो जमाना बदल गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इनकरेक्ट चॉइसेस स्टेटमेंट्स, इस तरह का. तो उन सब में ये सब काम आ जाता. तो डिसिमेट्री इज द मिनिमम, डिसिमेट्री इज द मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने के लिए किसी कंपाउंड में डिसिमेट्री का होना जरूरी है. यानी उस कंपाउंड में दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है. अगर दोनों एब्सेंट हो गया तो वो कंपाउंड डिसिमेट्रिक होगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. वो कंपाउंड डिसिमेट्रिक होगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अब बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना मैं आपको सिखा दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना मैं आपको सिखा दिया, तो दोनों प्रेजेंट है कि नहीं है ये आपको चेक करना सिखा दिया. यानी डिसिमेट्री आपको चेक करना मैं सिखा दिया. तो कोई कंपाउंड पेन एंड पेपर मेथड से ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये चेक करना मैं आपको सिखा दिया. सिखा दिया कि नहीं? सिखा दिया. लेकिन अभी किताब उलट करके बनाने मत लगिएगा. जस्ट मैं आपको चेक करना सिखाया हूं, जस्ट प्रैक्टिस नहीं कराया हूं, थियोरेटिकली सिखाया हूं. ठीक है, थियोरेटिकली मैं आपको अभी सिखाया हूं, करना सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे. लेकिन पहले कई टेक्निकल टर्म हैं, इन सब को हम जानेंगे, उसके बाद हम और काम करेंगे. ठीक है, आज क्लास हम यहां पर रोकते हैं. कोई दिक्कत आपको? लेकिन आप
हिमांशु पांडे से, हिमांशु पांडे ने नाम है, आइसोमेरिज्म बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल और कॉन्फ़िगरेशनल छोड़ के ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, ये सारे आपसे बनेंगे। टॉटोमेरिज्म बनेंगे, सारे बनेंगे उधर। ठीक है, चलिए आज यहां पर रुकते हैं बेटा, और इन सब चीजों को रिवाइज करते रहो। एक चीज और भी दिमाग में रखो बेटा, पढ़ते बैच में कहीं भी देश भर में बहुत लोग रहते हैं, पढ़ते बैच में देश भर में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन रिजल्ट पूरे देश में कहीं भी कुछ ही लोगों को होता है। मतलब जो लास्ट तक टिकाता है वही सफल होता है। जिसका मन आज से ही कहने लगा कि हम उब गए, बहुत मुश्किल चीज है, क्या फालतू का चीज पढ़ रहे हैं, वो लोग कभी नहीं सफल होते हैं। लोग इन सब चीजों को बोर्ड परीक्षा की तरह सोच लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में तो 92%, 92% ऐसी आ गया था। आम बात, रोज व्हाट्सएप फेसबुक करते थे, तैयो आया ना 92%। IITO कर जाएंगे, PMCH में एडमिशन हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। तो तुम सिंपली एक चीज सोच के देखो, मेडिकल में 28 लाख लोग, 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 28 से 36 लाख पर्सन जो है ये फॉर्म भरते हैं नीट में, और ऑल इंडिया कोटा में सीट है 10,000। समझिए, 36 लाख लोग, 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ऑल इंडिया कोटा में सीट है 10,000, सब मिला के सीट है 80,000। और 80,000 जो बोल दिए हैं वो सब सीट पर आप एडमिशन लेने के नहीं, पापा के साथ जाइएगा एडमिशन लेने तो छोड़ के चल आइएगा, ये हालत है सब जगह। मेनली है 20,000 25,000 ही सीट है, और इंजीनियरिंग में भी मेनली 30-40,000 सीट है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी हर साल 18 लाख लोग बैठते हैं। कौन सफल होता है? 18 लाख लोगों में 30,000 निकाल लीजिए। यही हाल आपके बैच का भी है। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, और जो ये सोचेगा कि सब फालतू का चीज पढ़ रहे हैं, सबसे कोई लेना देना नहीं है, एक एक ईटा सरियाता है मजबूती से, तब जाके एक सुंदर घर, मजबूत घर बनता है बेटा। ये भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे, तो फिर तुमको बैंक और PO जनरल कंपटीशन का तैयारी करना होगा। देखते होंगे आपने परिवारों में, घर मोहल्लों में, कि बाल बच्चेदार हो गए हैं, 3 बार मैट्रिक परीक्षा भी दे दिए हैं, और तभी टीचर का भर्ती में लगे हुए हैं कि शायद टीचर भर्ती में हो जाएगा। देखे होंगे आप अपने मोहल्ला में, परिवार में, 3 बार मैट्रिक परीक्षा दे दिए, तैयो नहीं हो कर पा रहे हैं। ये नौबत मत आने दीजिए। आपके पास मात्र 1 साल समय है, उससे भी कम समय है। ठीक है, और मेहनत कर लो बेटा, और जिंदगी बना लो। रोज रोज जिंदगी घसीटते घसीटते उबिया जाओगे, इसलिए कंपटीशन आप अच्छा से तैयार कर लीजिए। कंपटीशन में एक बार अच्छा कर लिए तो जिंदगी भर घसीटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल।